हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो इसकी जो यूनिट नहीं, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो कैसे रहे हैं शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद और वर्तमान समय में, तो इसके बारे में हम जो वीडियो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। बाकी इससे पहले मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के जो अदर यूनिट वगैरह है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच में संबंध। सोवियत संघ जो था, सबसे पहले मैं रूस के बारे में बताना। तो देखो, रूस और सोवियत संघ का मतलब क्या, पहले वो बता देता हूँ। देखो, रूस क्या अपना एक कंट्री है, बाकी सोवियत संघ, कुछ लोग मान लेते हैं कि सोवियत संधि रूस है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो देखो रूस अलग है और सोवियत संघ अलग है, लेकिन रूस एक कंट्री है और सोवियत संघ एक ग्रुप है जिसमें 15 देश शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शीत युद्ध की, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अपना युद्ध हुआ था, ठीक है, वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं था, लेकिन एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, ये जो शीत युद्ध था वो तीसरा विश्व युद्ध धारण कर सकता था लेकिन नहीं हुआ था। तो शीत युद्ध जो था 1945 से 1991 के बीच में हुआ था, और इसमें दो गुटों के बीच में पूरे विश्व में दो गुट ही बट गए थे। ठीक है, दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी। पहला था अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जाना जाता है पहले गुट को। दूसरा जो गुट था वो था यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 देश शामिल थे। अब इन दो के गुटों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, जिसको हम शीत युद्ध कह सकते हैं। 1945 से 1991 के बीच में हुआ था। दूसरी बात इसमें आती है कि जब कि जो रूस है ना, रूस कैसे बना और सोवियत संघ क्या हुआ था। देखो, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जो था वो 15 देशों का समूह था, जिसमें रूस भी आता था। लेकिन जैसे 1991 में, ठीक है, 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। मतलब सोवियत संघ के अंदर जो आने वाले 15 देश थे वो अलग अलग हो गए और नए देश बना लिए उन्होंने। ठीक है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला या फिर सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो था अपना रूस। ठीक है, तो बाद में जो आता है शीत युद्ध के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो हम रूस के बारे में जानेंगे, लेकिन शीत युद्ध के समय की बात अगर हम करेंगे तो उस समय हम रूस की बात नहीं, सोवियत संघ की बात करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर ही कौन आता था, रूस आता था। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपना बेस जो है वो क्या कहता है भारत और रूस के बीच में संबंध के बारे में। सोवियत संघ 15 देशों का समूह था, जिसका उत्तराधिकारी मतलब हेड, ठीक है, रूस था। रूस सोवियत संघ में सबसे बड़ा देश था। 1917 में जब रूस में क्रांति आई, जिसे रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, तथा रूस में पहला देश था जहां पर साम्यवादी व्यवस्था का विकास हुआ, और ये दुनिया की सबसे पहली व्यवस्था थी। ठीक है, 1917 में रूस में क्या हुई थी, एक क्रांति आई थी। जब अपना क्या चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो रूस में क्या ये क्रांति आई, जिसको हम बोलते हैं रूस की क्रांति। दूसरी बात, इसमें क्या हुआ था, दुनिया में ना कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और ये रूस पहला देश था। जब रूस की क्रांति आई तो रूस पहला देश बना जिसमें साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब सारी चीज़ें सरकार के या राज्य के अंडर में होगी। रूस भारत का बहुत अच्छा मित्र रहा है। ठीक है, शुरू से ही देखो, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता है जिनको बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री भी रहे हैं, तो जो कि कई बार ना रूस की यात्रा करते रहते थे। ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो रूस की यात्रा करते रहते थे। तो रूस की यात्रा करते रहते थे तो वहाँ पे ना रूस के अंदर कई विचारक थे, तो उनसे वो प्रभावित हुए थे, और रूस के जितने भी विचारक थे वो समाजवादी व्यवस्था का पालन करते थे। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रूस में कौन गया था, भारत के प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रूस की जो व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था, उससे प्रेरित थे, जिसके कारण भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो शुरू से ही अच्छे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रूस ने भारत का आर्थिक विकास करने में भारत की सहायता भी की है। ठीक है, कई सहायता जो है भारत ने रूस की और रूस ने भारत की है। अब इसके बाद और एक और टॉपिक आता है, भारत और रूस के बीच में संबंध शीत युद्ध के दौरान कैसे थे, तो वो देखेंगे हम। भारत और रूस के बीच में
1947 से ही बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। रूस ने भारी मशीनों का निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता की थी। तो देखो रूस ने क्या करी है, बहुत बार मतलब कि भारत मदद भी की है। ठीक है, तो इसके बाद बोला गया है कि देखो 1953 में क्या हुआ था वो हम देखेंगे। 1953 में जब भारत भी आज़ाद हो गया था और सोवियत संघ मतलब कि जो सोवियत संघ और जो अपना वो था यूएसए, उसके बीच में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो 1953 में निकिता क्रुश्चेव रूस के राष्ट्रपति बने। रूस के द्वारा विकसित की गई समाजवादी व्यवस्था का भारत के द्वारा समर्थन किया गया था। जब ये दौर चल रहा था, मतलब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उसको ये भरोसा था, ठीक है, भरोसा था हो गया कि भारत के द्वारा समाजवादी व्यवस्था का पालन किया जाता है, क्योंकि रूस को ये भरोसा नहीं था पहले कि भारत भी क्या कर रहा है, जो मैंने व्यवस्था बनाई है समाजवादी उसका पालन करेगा। और रूस ना और अमेरिका दोनों ना अपनी विचारधारा को लेकर चाहते थे कि मतलब दोनों की जो बीच में युद्ध हो रहा था शीत युद्ध, वो विचारधारा के आधार पर होने वाला युद्ध था। ठीक है, जो यूएसए था अमेरिका, वो पूंजीवादी व्यवस्था का वो करता था, समर्थन करता था और समाजवादी का विरोध करता था। और साथ ही साथ सोवियत संघ वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था और समाजवादी व्यवस्था का पालन करता था या समर्थन करता था। तो हर कोई दोनों देश ये चाहते थे कि जो भी हमारे गुट में जो भी देश अगर आए तो वो हमारी विचारधारा का समर्थन करे। अगर वो किसी दूसरे की विचारधारा का समर्थन करता है, ठीक है, मतलब अगर मान के चलो रूस जो था वो पूंजीवादी का विरोध करता है, तो अगर भारत ने मान के चलो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया तो इसका मतलब ये है कि वो रूस की साइड है और अमेरिका उसका दुश्मन बन जाएगा। तो ये है 1953 में निकिता क्रुश्चेव रूस के राष्ट्रपति बने। रूस के द्वारा विकसित की गई समाजवादी व्यवस्था का भारत के द्वारा समर्थन किया गया। उसके बाद मतलब कि रूस को भी भरोसा हो गया कि भारत के द्वारा भी समाजवादी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। भारत ने आज़ादी के बाद से गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा और इस बात का समर्थन किसने किया, रूस ने या फिर सोवियत संघ ने किया कि भारत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रखा है, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कश्मीरी के मुद्दे पर। जब पाकिस्तान और मतलब कि जो अपना वो था भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में कश्मीर का मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी और युद्ध भी हुआ था। तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत का सोवियत संघ ने समर्थन किया तथा पाकिस्तान का अमेरिका के द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, और सन 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने चीन का समर्थन नहीं किया। देखो चीन ने ना 1949 में जब वो आज़ाद हो गया था तो सोवियत प्रणाली होती वो अपना ली थी, मतलब समाजवादी व्यवस्था को अपना रखा था। एक तरीके से समाजवाद का समर्थन करता था और सोवियत संघ भी समाजवाद का समर्थन करता है। लेकिन चीन की सहायता सोवियत संघ ने नहीं की युद्ध के अंदर। ठीक है, सोवियत संघ ने किसकी सहायता कर दी, भारत की सहायता की थी। तो ये देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा बाज़ार वाला देश है, भारत के अंदर बहुत बड़ा बाज़ार है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि भारत से रूस अगर या सोवियत संघ व्यापार करता है तो भारत से अगर रूस या सोवियत संघ व्यापार करेगा तो सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए चीन का समर्थन ना करके भारत और सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था जब भारत और चीन का युद्ध होने वाला था तब। फिर उसके बाद बात करते हैं 3 साल बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो उसके बाद जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें भी वो जो ताशकंद समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद समझौता किया गया था जो कि सोवियत संघ की भूमि पर किया गया था। ठीक है, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की क्या कर ली, मित्रता की संधि कर ली। इसको देखकर अमेरिका जो है वो भारत से जलने लग गया। ठीक है, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने समाजवादी व्यवस्था का पालन किया तथा बहुत से कार्यक्रम जो थे समाजवादी व्यवस्था के समर्थन में बनाए। ठीक है, जो कि सारे के सारे सरकार के अंडर में रहेंगे। और इसी को देखकर सोवियत संघ भी जो था वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी बहुत ज़्यादा उससे अच्छे संबंध बन पाए। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबों का समर्थन लेकर ही उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी राजनीति में क्या बनाई थी, सत्ता बनाई थी इंदिरा गांधी ने, तथा गरीबों का समर्थन किया गया। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो पहले प्राइवेट हुआ करते थे उनको अब पब्लिक कर दिया गया। एक तरीके से वो कह सकते हो कि सरकार के अंडर में आ गए। फिर इसके बाद आता है अपना देखो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल क्या कर दिया, लागू कर दिया गया तथा सोवियत संघ के द्वारा इसका समर्थन भी किया गया था।
भारत और सोवियत संघ के बीच में रुपया रूबल का व्यापार होता था, जो कि बहुत तेजी से हुआ था। ठीक है, ये कब की बात है, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो रुपया और रूबल के आधार पर व्यापार किया जाता था। लेकिन जब भारत में नई आर्थिक नीति अपना ली गई थी 1991 में, तो भारत के और रूस के या सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ तो था नहीं क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया, तो फिर भारत और रूस के बीच में जो भी हुआ करते थे वो डॉलर को माध्यम बनाकर व्यापार किया जाता था। ठीक है, पहले रुपया रूबल को बनाकर, लेकिन जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ तो डॉलर को माध्यम बनाकर दोनों देश क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, भारत और रूस। तो इसके बाद देखो, भारत और सोवियत संघ के बीच में रुपया रूबल का व्यापार होता था जब शीत युद्ध चल रहा था, जो कि बहुत तेज़ी से हुआ था। भारत परमाणु हथियारों और सैन्य हथियारों के लिए अधिकतर सोवियत संघ पर निर्भर रहा है, और आज भी ना परमाणु हथियार या सैन्य हथियार के लिए ना भारत रूस पर या जो रूस है उस पर निर्भर रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं सोवियत संघ की कुछ विशेषताएं। देखो सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं। सोवियत संघ के अंतर्गत कम्युनिस्ट प्रणाली, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका केंद्र बिंदु था। ठीक है, किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का उसमें कोई स्थान नहीं था, केवल एक ही पार्टी थी और हर साल वही जीतती थी। इसके अलावा सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज जिसमें सभी को बराबर माना जाता है उसकी आवश्यकता से प्रेरित थी। इसमें निजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। सोवियत संघ की प्रणाली, ठीक है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था, सरकार के अंडर में थी, वो कंट्रोल में। सोवियत संघ की सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। सरकार के द्वारा बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और रियायती दर पर उपलब्ध करा दी गई थी, मतलब कम कीमत पर उपलब्ध करा दी गई थी ताकि सभी लोग वो खरीद सकें। बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी इस समय। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका था, राज्य का था। सभी चीज़ें राज्य के कंट्रोल में थी, तो राज्य का नियंत्रण होगा सब पर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सोवियत प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था समाजवाद के आदर्शों समतामूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह समाज की समानता के सिद्धांत पर रचना के पक्ष में थी। ठीक है, समाज में समानता की स्थापना करने आते थे, इसके सिद्धांत के पक्ष में थे ये जो समाजवादी मॉडल है या सोवियत संघ का मॉडल। इसके अंतर्गत राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता महत्व दिया गया था। एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको महत्व दिया गया था। अर्थव्यवस्था योजनाबंद और राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, सरकार कुछ भी करती है तो प्लानिंग के थ्रू करती है, वही चीज़ है। विकास के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा योजनाओं का निर्माण किया गया और उसको लागू किया गया। अमेरिका को छोड़कर यह व्यवस्था शेष विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, अमेरिका को छोड़कर बाकी बहुत से देश हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 1991 में, तो उसके क्या कारण रहे, किस वजह से वो विघटन हुआ या टूट गया था या अलग अलग हो गया था। ठीक है, या फिर सारे देश जो 15 देश थे सोवियत संघ के अंतर्गत वो एक अलग अलग देश उन्होंने बना लिए जो कि नए देश माने गए। वो कौन कौन से थे, मतलब किस वजह से वो अलग हुए, वो हम देखेंगे। लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना करना, मतलब कि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी जो भी सोवियत संघ के अंतर्गत रहते थे। अर्थव्यवस्था की गतिरुद्ध होने या फिर गति रुक जाने, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। मतलब राज्य व्यवस्था जो भी सत्ता है उसको शक की नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी और लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा था। इसी कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया, लोगों में असंतोष आ गया था। दूसरी बात आती है संसाधनों का गलत प्रयोग। सोवियत संघ ने क्या करा, अपने संसाधनों का अधिकांश प्रयोग ना या भाग परमाणु हथियारों, सैन्य सामग्री और अपने पिछड़ू देशों के विकास पर खर्च कर दिया ताकि इन पर कंट्रोल बना सके। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ गया, प्रेशर पड़ गया और अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी ना उसने क्या लगा दी, सैन्य हथियारों में लगा दी। ठीक है, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था। पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार काफ़ी समय तक प्रचार किया गया था। देखो, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार मतलब काफ़ी समय से ना ये प्रचार ये फैलाया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी राज्य व्यवस्था की तुलना में या देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। जब लोगों को पश्चिमी देशों की जानकारी हुई तो उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा पीछे थे सोवियत संघ के लोग। ठीक है, और सोवियत संघ के अंदर ये फैलाया जा रहा था कि पश्चिमी दुनिया से हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन जब लोगों को पता लगा तो उनका भ्रम टूटा और बाद में पता लगा कि अच्छा हम बहुत पीछे हैं क्या। सोवियत संघ का प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध होना। सोवियत संघ में 70 साल तक एक ही दल का शासन था और वो था कम्युनिस्ट पार्टी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जनता क्या, अगर जनता उससे कुछ पूछते तो जनता का रिप्लाई देना उसको वो मतलब कि ज़रूरी नहीं समझते थे। गतिरोध प्रशासन,
प्रशासन जो था बहुत रुका पड़ा था और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा था। गलतियों को सुधारने की आशंका, गलती अगर कोई की जाती है तो उसमें उसको सुधारा भी नहीं जाता क्योंकि कोई सक्षम नहीं था। शासन में खुलेपन की अनिच्छा, शासन में खुलेपन की इच्छा भी नहीं थी। केंद्रीकृत सत्ता के कारण, एक ही सत्ता थी, उसके कारण प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा असफल रहा। आम जनता में गुस्सा बढ़ गया। इसके अलावा पार्टी के सदस्यों को विशेष अधिकार भी प्राप्त हो गए थे क्योंकि कुछ भी लोग बराबर नहीं होते। पार्टी के विशेष सदस्यों को क्या मिलेगा? विशेष अधिकार। गोरबाचेव के प्रयत्न, देखो मिखाइल गोरबाचेव ने सुधार करने की कोशिश की परंतु साम्यवादी दल के सदस्य अपनी सत्ता और विशेष अधिकारों को कम करने के कारण प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, उनके जो अधिकार थे, विशेष अधिकार जो उनको दिए गए थे, वो उनको कम करने के कारण प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण गोरबाचेव भी सही से सुधार नहीं कर पाए। शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे रहे वो देखते हैं। शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच में जो थे वो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। दोनों देशों में खूब व्यापार हुआ था दोनों तरफ से। भारत रूस के साथ व्यापार करता और रूस भारत के साथ व्यापार करता, अपने सामान उस उधर बेचता और वो अपने सामान उधर बेचता। रूस और भारत के बीच में व्यापार के लिए डॉलर को माध्यम बनाया गया। पहले रूस रूबल और भारत का रुपया, रूबल रुपया का व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? डॉलर को माध्यम बनाया गया, डॉलर आएगा बीच में। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया तथा भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का माध्यम भी अपना लिया गया। भारत और रूस के बीच में वर्तमान में भी बहुत अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। देखो, जब मतलब कि शीत युद्ध खत्म हो गया तो 1991 में ना नई आर्थिक नीति आ गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन जैसी नई आर्थिक नीति आई, क्या हुआ था कि रूस जब मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना तो सारी की सारी व्यवस्था को ना मतलब एक तरीके से प्राइवेट कर दिया गया था। ठीक है, सारी व्यवस्था क्या कर दी गई? प्राइवेट कर दी गई थी, जिसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। पहले आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब पहले ना सोवियत संघ के लोगों को अमेरिका ने चोट पहुंचाई, फिर उन्हीं को क्या कर रहा? पट्टी लगा रहा है उनके ऊपर। ठीक है, पहले आघात पहुंचाया, फिर उनका उपचार कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है। ठीक है, पहले सोवियत संघ को क्या करा? उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया 45 ईयर्स तक, जब शीत युद्ध चल रहा था। बेशक डराया हो, वही आघात है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में डर कर वो जो था अपने सैन्य हथियारों पर ही खर्च कर रहा था सारा पैसा सोवियत संघ। ठीक है, उसको डराया। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे विघटन का समय आया तो उसने क्या करा? धीरे धीरे ना उनको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ले आया। मतलब सोवियत संघ के जितने भी देश थे उनको साम्यवाद से कहाँ ले आया? वो पूंजीवाद की ओर। कौन लेकर आया? अमेरिका। तो इसी घटना को शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें ना निजी कर दी गई थी, प्राइवेट कर दी गई थी। और इसी समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को जो अपना लिया गया था। फिर दूसरी बात क्या हुआ? भारत 1991 में भारत ने भी क्या करा? पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया। उसने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसको LPG के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ना उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया था। और ये जो था भारत के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और भारत ने इससे पहले जितने भी कार्यक्रम बनाए थे वो समाजवाद को लेकर थे, लेकिन अब भारत के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और कुछ सरकारी भी होते हैं। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से 1991 में अपना लिया था। और भारत और रूस के बीच में जो वर्तमान में अगर हम संबंध देखें तो वो अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था तो भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे में अगर भारत एक का साथ देता तो दूसरा देश उससे चिढ़ जाता। क्योंकि भारत के जो संबंध है लगभग अब आज वर्तमान में सभी देशों से बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, इसी के साथ भारत और रूस के बीच में जो संबंध थे वो हमने प्राचीन से लेकर आज वर्तमान समय तक हमने देखा। शीत युद्ध से पहले कैसे थे, शीत युद्ध के बाद कैसे थे और शीत युद्ध के मतलब वर्तमान में आज कैसे थे, तो वो हमने देखा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।